ओके, सो वेव ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। वेव ऑप्टिक्स में हमारे 2 लेक्चर हो गए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था? प्रीवियस लेक्चर में हमने मोस्टली इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि यार 2 वेव इंटरफेयर करती हैं, तो किस टाइप का हमें रिजल्टेंट मिलता है। और फिर हमने बात की थी कोई नॉर्मल 2 वेव्स नहीं, किस टाइप के सोर्स होने चाहिए, वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था कि कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। और फिर हमने वहाँ पर रिजल्टेंट की बात की थी कि 2 वेव के इंटरफेरेंस से किस टाइप का रिजल्टेंट हमें मिल सकता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। रिजल्टेंट के बारे में हमने इंटरफेरेंस के रिजल्टेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये इंटेंसिटी का हमारा रिजल्टेंट आया हुआ था। फिर हमने बात की थी कि स्पेशल पाथ डिफरेंस की वजह से फेज जो क्रिएट होता है उसके वजह से हमने डिफरेंट रिजल्टेंट देखे थे, लाइक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये 2 चीज़ों पे हमने बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हमें इंटरफेरेंस पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है, और काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट और काफ़ी डिटेल में उसमें से एग्जाम में आता है, तो बहुत ही अच्छे से हमें इसे रखना है। दैट एक्सपेरिमेंट इज यंग्स, यंग साइंटिस्ट का सरनेम है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको YDSE भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखे क्या था? याद है मैंने बताया था कि इवन आप 2 सेम टाइप के ट्यूबलाइट ले लो तो वो कोहेरेंट नहीं होंगे। आपको बताया था मैंने कि 2 सेम टाइप के ट्यूबलाइट ले लें अगर, तो वो भी कोहेरेंट नहीं होंगे। तो मैंने एक सिस्टम बनाया था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट कोहेरेंट, यहाँ पे क्या यूज कर लो, मिरर। तो एक लाइट इसके पास यहाँ से आएगी और एक जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो ये जो मिरर वाला सोर्स फील होगा ये तो कोहेरेंट ही होगा ना, क्योंकि ये तो इनडायरेक्टली S1 की लाइट है ना। तो ये एक मेथड था। वैसे ही यंग ने एक मेथड किया, क्या, डबल स्लिट का। डबल स्लिट का पर्पस क्या है? क्या किया, ये एक सोर्स था और यहाँ पर एक स्क्रीन रख दी, ओपेक स्क्रीन। तो लाइट हर तरफ जा रही है लेकिन अभी इसको तो क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर 2 छोटे से होल कर दिए, पिन होल कर दिया। तो बेसिकली अब ये एक नया सोर्स बन जाएगा ना। क्लियर? इससे लाइट आएगी यहाँ पर और इस वाले सोर्स से लाइट जाएगी यहाँ पर। समझ आया सबको? और यहाँ पर एक रखी स्क्रीन। स्क्रीन मतलब कोई, बताया मैंने, कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब सिंपल कोई भी एक प्लेन है जहां पर ये लाइट कोइंसाइड कर सकती है, तो यहाँ पर हमने स्क्रीन रख दी। तो समझ आया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था? सोर्स से हमने बेसिकली क्या बनाया, 2 डिफरेंट सोर्स क्रिएट किए, और बिकॉज ये एक ही सोर्स के पार्ट है इसलिए ये S1 और S2 2 डिफरेंट सोर्स क्या बन जाएंगे, कोहेरेंट बन जाएंगे। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? सर नहीं। मतलब S1 और S2 की इंटेंसिटी सेम होगी? हाँ, इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, तो वो S1 और S2 की सेम होगी, बट S के जितनी हो ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम डिस्टेंस से जैसे ही आगे जाते जाएंगे कम होती जाएगी ना इंटेंसिटी। हाँ। तो S के जैसे नहीं रहेगी, बट बिकॉज सिमेट्रिकली है इसलिए S1 और S2 की सेम रहेगी। ठीक? और ओके। S1 S2 पर सेम होगी तो ये इस पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पर ओपनिंग कितनी है। इसकी ओपनिंग पर डिपेंड करेगी कि कितनी ज्यादा लाइट यहाँ से आने वाली है। ये अपर्चर पे इसके डिपेंड करेगी। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमने यूज किया वो पिन होल यूज किया था, बट इसे हम स्लिट बोलते हैं। तो जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था, इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पिन होल वॉज यूज्ड। ठीक है? बट जो फाइनल आगे कंक्लूड किए गए एक्सपेरिमेंट उसमें हमने स्लिट यूज किया। स्लिट मतलब क्या है, इस तरीके की ओपनिंग। ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगुलर चैनल वाइज ओपनिंग, इंस्टेड ऑफ एक सर्किल, एक होल करने से बेटर क्या था, एक स्लिट यूज की गई एक्सपेरिमेंटल,
उससे बहुत ही ज्यादा स्टेबल पैटर्न देखने को मिला। क्या? यहाँ पर आने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक फिगर ले लेता हूँ, वो बेटर आइडिया रहेगा, उससे आपको और क्लियर समझ में आएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, देखिए इस फिगर से आपको और बेटर आइडिया क्लियर होगा YDSC में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चले देखिए, तो ये हमारा एस क्या हो गया, मेन सोर्स। क्लियर? अब ये S1 और S2 क्या बन गए हमारे, दो नए सोर्स बन गए। ठीक है, और ये कैसे है, कोहेरेंट है। अच्छा, अब देखो आपने यहाँ पर लेंस यूज कर लिया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या यूज किया हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस का पर्पस है कि सोर्स से जो ज्यादा लाइट जा रही है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को फोकस कर पाए इनके पास। ठीक है, और दूसरा कि ये जो दो सोर्स हैं, जो स्लिट है हमारे, उनको क्या मिल जाए, एक पैरेलल वेव फ्रंट देखने को मिल जाए। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्शन उनको क्या सिचुएशन मिल जाए, उनको एक पैरेलल वेव फ्रंट मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या सिचुएशन हमने किया हुआ है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है। तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में जरूरी नहीं है कि वहां पर कॉन्वेक्स लगाए, यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लगा के रखा हुआ है इस एग्जाम्पल पर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी देखें, जैसे मैंने बताया कि ये जो वेव फ्रंट दिख रहा है, कल मैंने बताया भी था इंटरफेरेंस का, ये वाले जो वेव फ्रंट है ये इस सोर्स के हैं, और ये वाले जो वेव फ्रंट है इधर पे वो इस सोर्स के हैं। और देखो दोनों इंटरफेयर होंगे। तो मैंने बताया था कि जो वेव फ्रंट लेमडा पर आ रहे हैं, मतलब लाइक ये वाला, ये सारे किस पे आ रहे हैं, लेमडा पर हैं। तो जो लेमडा और लेमडा वाले कोइंसाइड होंगे, लेमडा और लेमडा वाले कोइंसाइड होंगे, वो क्या बनाएंगे, एक मैक्स सेक्शन बनाएंगे, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वहां पर। ठीक, और जो लेमडा बाई टू, मतलब ये जो डॉटेड वाले हैं, ये लेमडा बाई टू वाले जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक मिनिमम इंटेंसिटी बनाएंगे। तो कल मैंने बात की भी थी कि हमें कैसा पैटर्न मिलेगा, हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा कि ये सेक्शन हमारा क्या होगा, ब्राइट, और जहां पर मिनिमम मिलेगा उसे हम बोलेंगे क्या, डार्क। तो बेसिकली ये जो थिकनेस मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं फ्रिंज। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो डार्क रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज बोलते हैं। तो ये जो डार्क रीजन है इसे हम बोलते हैं क्या, डार्क फ्रिंज। ठीक है, डार्क फ्रिंज, और उसे क्या बोलते हैं, डार्क रीजन, डार्क फ्रिंज बन जाता है हमारा। और डार्क फ्रिंज मतलब मिनिमा। तो इस तरीके का हम जो है वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, जो डार्क फ्रिंज है। ठीक है, मिनिमा। और ये जो हमने बात की ये क्या है, ये ब्राइट फ्रिंज है। सो ये हो गया हमारा ब्राइट फ्रिंज। और ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा। तो पहले ये बता, सबको एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या, हमने एक सोर्स से दो सोर्स बनाया और उसको इंटरफेरेंस कराया, दो सोर्सेस का, जो कि कोहेरेंट फील देंगे बिकॉज एक ही सोर्स से आया है। तो बेसिकली YDSC जो है वो किससे रिलेटेड है, लाइट की किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है YDSC, इंटरफेरेंस को। सो बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट is based on interference of light। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, अभी देखो यार, अब सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अब हमें एनालिटिकली सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी कि किस तरीके से इंटरफेरेंस हो रहा है और कौन सी चीजें कैसे निकालनी है हमें। ठीक है, अच्छा स्लिट मतलब जान गए आप,
एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में पिन होल यूज हुआ था, यहाँ पर स्लिट। स्लिट मतलब क्या है? स्लिट मतलब सपोज ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, इस पे एक रेक्टेंगुलर जो ओपनिंग होती है, ये इनको बोलते हैं स्लिट। इस तरीके से ये हो गई स्लिट, ठीक है। रेक्टेंगुलर जो ओपनिंग होगी वो स्लिट बोलते हैं उसे। चले तो अभी हमें सॉल्विंग देख लेना चाहिए कि सॉल्व किस तरीके से हमें करना है। तो सॉल्व करने के दो मेथड है, क्वेश्चन सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है और बोर्ड्स का डिफरेंट मेथड है, ठीक है। याद रखें क्वेश्चन सॉल्विंग में हम अलग पैटर्न यूज करेंगे, बोर्ड्स के लिए हमें एक देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल मेथड मतलब सॉल्व करने वाला जो मेथड है, उसमें दो टाइप के एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में दो टाइप के हैं, पहला हम बोर्ड्स के लिए देख लेते हैं। तो एनालिटिकल मेथड मतलब हमें इसका एनालिसिस करना है, मैथमेटिकल एनालिसिस। तो पहला मेथड बात करते हैं। पहला मेथड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टोटली बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बोर्ड्स देखें, बोर्ड्स में क्या कैसे किया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। इस तरीके से लेट से हमने दोनों स्लिट को दिखाया हुआ है, ठीक। तो ये हो गए हमारे दो स्लिट, ये हो गई हमारी बीच में इनकी ज्योमेट्रिकल लाइन, ये हो गई हमारी स्क्रीन, ठीक है। ये मिरर नहीं है, स्क्रीन है, स्क्रीन, ठीक। ये हो गया हमारा मेन सोर्स एस। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से लाइट जाने वाली है, एस से लाइट जाएगी इसके पास और इसके पास। तो ये हो गया क्या? S1 और ये हमारा S2, ठीक। अब देखें, एक्सपेरिमेंट ये है कि हम किसी जनरल लोकेशन पर इन दोनों वेव का इंटरफेरेंस डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम किसी जनरल लोकेशन में इन दोनों वेव का इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे। तो लेट से वो जनरल लोकेशन है ये, हम इस किसी P पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों का इंटरफेरेंस। ये पॉइंट है P, ठीक। तो देखें क्या सिचुएशन होगी, हमने इस तरीके से पहले बना लिया। अब देखो बोर्ड्स में क्या करते हैं, बोर्ड्स में सारी चीजें हमें गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चेक करनी है। ये जो S1 S2 के बीच की डिस्टेंस है, इसे किससे लिखते हैं? स्मॉल d से, स्मॉल d। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। ये जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है, इसे लिखते हैं हम क्या? कैपिटल D, ठीक है। कैपिटल D मतलब ये बड़ी वाली डिस्टेंस और स्मॉल d मतलब वो छोटी वाली डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच की। अच्छा फिर ये जो लोकेशन है इसकी बात कर लेते हैं। ये जो लोकेशन है, तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग मतलब डी हमें ये पता है, लेट से ये जो लोकेशन है इसको हम बोल देते हैं y, ठीक। तो ये लोकेशन फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट, फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट, ये जो लोकेशन है इसे हमने क्या बोल दिया हुआ है? y। तो अगर मैं बात करूं कि ये दोनों स्लिट ये एकदम सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? फिर ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट, ये सिचुएशन हो जाएगी d/2, ये सिचुएशन क्या हो जाएगी? d/2। तो यहां तक हमने सारी नेम दे दिया हुआ है, इसे P बोला हुआ है। ये जो सेंटर का पॉइंट है इसको बोल देते हैं क्या? कुछ C, ठीक है। तो पहले सारा नेमिंग समझ में आ गया यार, इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, नहीं। ओके गुड। अब देखो हमें करना क्या होता है, अगर मुझे चेक करना है कि यार P पर बताओ मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, कैसे चेक करेंगे? हम कैसे चेक करेंगे कि P पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा? कौन सी चीज डिसाइड करती है कब मैक्सिमा बनता है? मैक्सिमा कब बनता है? कल बताया था ना, दो के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा जब मैक्सिमा बनना है?
दो वेव के बीच में? U1 मल्टीपल ऑफ पाई 0 to पाई। हाँ, मतलब 0 2 पाई 4 पाई, समझ आया? तो अगर मैं डिस्टेंस वाइज बात करूं तो डिस्टेंस कैसा होगा? डिस्टेंस वाइज लैम्डा लैम्डा, 2 लैम्डा, 2 3 लैम्डा, लाइकवाइज डिस्टेंस वाइज लैम्डा। डिस्टेंस मतलब ये क्या है, कल बताया था, ये क्या है? पाथ डिफरेंस। ये है कि कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट, उसमें पाथ डिफरेंस कितना है। तो इसका मतलब मुझे क्या देखना है कि जो रे S1 के थ्रू आई है और S2 के थ्रू आई है, उन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है। समझ आया? अगर मुझे चेक करना है कि मैक्सिमा बनेगा वाई लोकेशन पर या मिनिमा बनेगा, तो हमें क्या चेक करना होगा? पाथ डिफरेंस। समझ आया सबको? क्या चेक करना होगा? पाथ डिफरेंस। क्लियर है यार ये सबको? डेल्टा एक्स इज अवर पाथ डिफरेंस। तो बताओ यार, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? एक पाथ क्या है? एस से S1 से P तक गया, एस S1P, ये वाला पाथ, ठीक है। उसके बाद नीचे से एक गया, तो नीचे वाला पाथ ज्यादा लेंदी रहा होगा, तो मैं इसे पहले लिख देता हूँ S2P माइनस S1P। समझ आया सबको? पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं बात करूं S1P में, तो एक काम तो बहुत ही बेटर है, क्या? S2 हो गया प्लस S2P हो गया माइनस SS1 हो गया माइनस S1P हो गया। अच्छा ये बताओ, ये जो SS2 और SS1 है, ये दोनों क्या है? बताए? ये सेम है। सेम है। में। तो मतलब इनकी तो टेंशन ही नहीं है। अगर सिमेट्रिकल रखा हुआ है तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ? कट कर सकता हूँ। क्यों कट कर सकता हूँ? बिकॉज ये दोनों क्या है? सेम है। अच्छा, तो मतलब एक्चुअल जो अब हमें सॉल्व करना है, वो क्या सॉल्व करना है? वो हमें सॉल्व करना है SS1 सॉरी S2P माइनस S1P। डन। चलो S2P देखें। S2P क्या हो जाएगा अगर मैं गिवन वैल्यूज के फॉर्मेट में देखूं? S2P ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा D। समझ आया सबको? S2P S2P हाँ समझ आया सबको? ये पूरा परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, तो ये डायगोनल हो जाएगा ना S2P। तो देखो क्या हो जाएगा S2P। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अभी बोर्ड्स में आप लोग थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा के लिख देंगे इन ट्राइंगल दिस। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये डायगोनल है किसका? डी स्क्वायर प्लस, ये डायगोनल है किसका? डी स्क्वायर प्लस, ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हाइट y प्लस डी प्लस बाई डी बाई टू। y प्लस डी बाई टू। तो ये हुआ y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। समझ आया? S2P माइनस S1P। देखो S1P क्या हो जाएगा? बेस तो वही है परपेंडिकुलर, कितना होगा? वाई माइनस डी बाई टू। y माइनस डी बाई टू। तो अब बस यही एक्सपेरिमेंट है, बस थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली ये याद रखना पड़ता है कि सॉल्व कैसे करना है। यहाँ तक क्लियर है? अभी थोड़ी सी मैथ की सॉल्विंग है, जनरल सॉल्विंग अपन कर लेंगे, ठीक है। पूरा अंडर आएगा ना। अच्छा हाँ, ओके। तो ये थोड़ा सा अंडर रूट आ जाएगा इसमें, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, रुके देखें, थोड़ा सा सॉल्विंग टेक्निक बदल देते हैं, क्योंकि रूट में डिफरेंस सॉल्व करना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं, रुके देखें, इसे इस तरीके से करते हैं। देखिए मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्विंग बदल देते हैं, मैथमेटिकली सॉल्विंग बदल देते हैं। वेयर हमें पता है ये क्या है, ये है S2P का स्क्वायर। ये क्या है? S2P का स्क्वायर। ये क्या है? S1P का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर अभी हमारा टारगेट है कि यार हमें y के बारे में चाहिए और इनका डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं कंसिडर करूं कि कैसे करना है, तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस में दोनों को डिफरेंस कर देते हैं। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें अगर, तो ये हो जाएगा S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर करेंगे तो डी स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा?
y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर एंड माइनस y माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। क्लियर सबको? अच्छा, हाँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ S2p माइनस S1p, और इसे क्या लिख सकते हैं? S2p प्लस S1p। ये a प्लस बी ए माइनस बी से ब्रेक कर दिया। अब इसे भी कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी से ब्रेक। हाँ, एक बार जब प्लस करेंगे तो डी बाई टू क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आएगा? सिर्फ 2y। क्लियर? और दूसरी बार जब करेंगे तो क्या होगा? y कैंसिल आउट होगा और क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ डी बाई टू। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं, ओके, तो इसका मतलब अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं S2p माइनस S1p, दिस इज अवर पाथ डिफरेंस, तो वो देखें कैसा दिखने लगेगा। वो दिखेगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला। कैसा दिखेगा? वो दिखेगा 2y d ओवर S2p प्लस S1p, ये दिखेगा। यहां तक सबको समझ में आया? ओके, अभी सिचुएशन क्या है कि अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एजम्पशंस लगाएंगे। यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इतना हमें आता है। अब यहाँ पर लगाएंगे क्या? एजम्पशंस। देखें एजम्पशंस क्या है। इफ d इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d, ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो लेंथ है बहुत ज्यादा है और ये जो स्लिट की हाइट है बहुत कम है। मतलब ऐसा कुछ है कि ये स्लिट बहुत ही पास में है और ये स्क्रीन बहुत ही दूर है। समझ आया? दिस d इज मच हायर देन दिस d। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट केस? ओके, नहीं, अब ये जो पॉइंट y है, ये जो पॉइंट y है, ये भी हम बहुत दूर का पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहे कि हम बहुत दूर का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, ये भी पॉइंट हम बहुत ही क्लोज डिस्कस कर रहे हैं, यहां कहीं का। समझ आया? तो इसका मतलब y भी क्या है? d से बहुत ही छोटा है। दोनों कैसे समझ आए सबको? मतलब हमने क्या एज्यूम किया कि d भी इस तरीके से लिखते हैं, बेटर रहेगा कि d भी बहुत ही छोटा है कैपिटल D से, एंड y भी बहुत ही छोटा है कैपिटल D से। समझ आया? तो इसका मतलब हमने छोटा मान के क्या कंसिडर किया? अगर d बहुत ही स्मॉलर है कैपिटल D से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बना देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मैंने ये बनाई जो स्लिट्स थी, इनको बहुत ही क्लोज रखा, और जबकि स्क्रीन को क्या रखा? बहुत ही दूर रखा। तो इससे ये क्लियर पता चला है कि हाँ ठीक है, डी बहुत ही छोटा है और डी काफी बड़ा है। और दूसरी चीज क्या बताई मैंने? दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो y है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, ये जो y है ये भी क्या है? बहुत ही छोटा है। ये y हाइट भी क्या है? नियरली क्लोज है। समझ आए दोनों सिचुएशन हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं? अच्छा, ऐसा करने से हुआ क्या? अगर हमने y को भी बहुत ही स्मॉलर मान लिया तो क्या प्रॉब्लम हुई? देखें, इसका मतलब है ये जो S1p था और ये जो S2p था, उनको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? नियरली सेम कंसिडर कर सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर अगर हमने S1p और S2p को नियरली सेम मान लिया तो डिफरेंस बचेगा क्या? कुछ डिफरेंस बचेगा क्या? नहीं, बट एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें डिफरेंस में तो उन्हें कंसिडर करना है माइनर डिफरेंस। हम बात करें उनके एडिशन में। एडिशन में डी के रेस्पेक्ट में आप इधर देखें, मैं बोल रहा हूँ कि S2p लेट से डी से थोड़ा सा ज्यादा है और ये डी से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मेरा क्या आएगा? 2x आएगा ना। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐड करूं, ठीक, तो ऐड करने में उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगर मैं दोनों सिचुएशंस को क्या करूं? ऐड करूंगा, तो ऐड करने में क्या ही सिचुएशन आएगी? नियरली डी के इक्वल ही हम लिख सकते हैं। तो यार बोर्ड्स में हमें ऐसे ही करना पड़ता है और आपको भी यही लिखना पड़ेगा क्या कि आफ्टर दिस कंडीशन यू कैन राइट दैट
S2P can be considered as D and S1P also can be considered as D. तो इसका मतलब S1P plus S2P इसे क्या लिख सकते हैं 2D। ठीक है, ये बस आप ये समझो कि बोर्ड्स में यही है, आप ये समझो कि बोर्ड्स में यही है, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देन S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या था 2YD अपॉन इनके एडिशन को क्या लिख सकते हैं आप 2D। क्लियर? और ये क्या है, ये है पाथ डिफरेंस। तो बस हमें यही प्रूव करना था, बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना था, दिस डेल्टा एक्स इज 2YD बाय 2D। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा सिर्फ D। समझ आ गया क्या प्रूव करना था हमें? ये एज पर द बोर्ड्स है। फिर से देखे क्या किया, हमने पाथ डिफरेंस लिखा, यहाँ पर फिगर से मैथमेटिकली लिखा, उन दोनों की इक्वेशन बनाई और उनसे हमने a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी कैन राइट इट एज a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कुछ एजम्पशंस ले लिए और उसके बेसिस पर हमने डेल्टा एक्स को सॉल्व कर दिया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट पाथ डिफरेंस में? ये कौन सा मेथड है पाथ डिफरेंस का? बोर्ड्स वाला। ठीक है, लेकिन अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग का देख लेते हैं नेक्स्ट, ये पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर पाथ डिफरेंस आ गया तो बाकी काम बन गया ना। अगर इसे मैंने इक्वल टू 2 लेमडा कर दिया तो बताओ क्या मिल जाएगा मुझे, ये y किसकी पोजीशन बन जाएगी, मैक्सिमा की पोजीशन बन जाएगी ना। और अगर मैंने इसे 3 लेमडा बाई 2 लिख दिया तो किसकी बन जाएगी y, मिनिमा की पोजीशन। y पता है ना क्या है, बताओ भाई y क्या है, ये सेंटर पॉइंट से लोकेशन है कि यहाँ पर मिनिमा बनेगा या मैक्सिमा। समझ आया सबको? बताया यार, y का मतलब क्या है, y इज अ लोकेशन कि ये लोकेशन पर मिनिमा बनेगा या फिर मैक्सिमा। समझ आया? ओके, तो ये जो मिनिमम मैक्सिमा ये तो चाहे बोर्ड्स हो या फिर नॉर्मल हो सबके लिए सेम होगा। कैलकुलेशन वाइज अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके लिए, हमारे रेगुलर कैलकुलेशन के लिए। तो फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड 2 टाइप बात कर सकते हैं। मेथड 2 फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, देखें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या कर सकते हैं, समझें। सिचुएशन सेम फिगर मैंने बना दिया फिर से। यहाँ पर हमारा सोर्स है S1 S और यहाँ पे दो स्लिट S1 और S2। ठीक है, लाइट रे यहाँ पर गई, किसी पॉइंट P पर हमने ऑब्जर्व किया कि यार इसकी लोकेशन क्या होगी, इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन कि यार ये सेंटर पॉइंट से P पॉइंट का लोकेशन कितना होगा, ये y हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये मेथड क्या है, सेकंड जो एनालिटिकल मेथड है वो हम इस तरीके से बोलते हैं कि यार इस P का एंगल वाला लोकेशन कितना है। हम क्या डील करते हैं, ट्राई करते हैं कि यार इस P का एंगुलर लोकेशन कितना है। समझ आया सबको क्या डील करते हैं, एंगल, कि यार ये P का जो है एंगुलर लोकेशन कितना है, ये एंगल। तो मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है कुछ। ठीक, अब नंबर 2 सॉल्व करने के लिए इसमें क्या यूज करते हैं, देखो दोनों ही इंपेरिकल मेथड है, दोनों में ही हमें जो है मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है। तो देखिए क्या सिचुएशन होगी, हम S1 से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं S2P पे, यहां से हम क्या डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर क्यों डालते हैं, अगर मैं बात करूं कि ये जो P पॉइंट है ये बहुत ही क्लोज है, मतलब ये एंगल ज्यादा नहीं है, तो मैं ये इस तरीके से कंसीडर किया करता था। आपको अगर याद हो, अगर एंगल स्मॉल है
तो इस आर्क को हम कैसे कंसिडर करते थे? एक लाइन टाइप पे, याद है? अगर ये थीटा क्या है, स्मॉल है, इसमें किसी को कोई डाउट? अगर थीटा स्मॉल है तो उसे कैसे कंसिडर करते थे? आर्क। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ m, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, सेम है। तो इसका मतलब व्हाट इज द पाथ डिफरेंस हियर? दिस। समझ आया सबको? बताया, कोई डाउट क्या इसमें? अच्छा, अब देखें एजम्पशंस क्या लेते हैं। एजम्पशंस लेते हैं कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये भी एंगल कितना आता है, थीटा। ठीक है, और हमें पता है कि इसे हमने क्या कंसिडर किया है, डी। तो बताओ यार, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, S1m क्या हो जाएगी ये? अगर हमें पता है ट्रायंगल S1 S2m में, ये इस ट्रायंगल में अगर ये डी है डायगोनल, तो ये कितनी हो जाएगी अगर ये थीटा है? बताएं, इतना क्या इसमें मैथ है, बहुत सिंपल सा है। अगर ये डी है तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। डी साइन थीटा यार, सिंपल सा है, डी साइन थीटा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अच्छा, अभी सिचुएशन देखो। तो ये जो थीटा हमने लिखा है, ये कैसे लिखते हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल्दो हमें बिकॉज एग्जाम सॉल्विंग करना है तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि वो थीटा कैसे आ गए, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये थीटा कैसे कंसिडर होता है। ये थीटा इस रेफरेंस को मान के कंसिडर किया जाता है क्या, कि ये जो सेंट्रल लाइन है ये भी नियरली सेम होगी इनके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो मैं मानता हूं कि इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। समझ आया? तो अगर इस पर भी परपेंडिकुलर है तो इस तरीके से डील करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। और बिकॉज अगर हमने इसे भी 90 कंसिडर किया है तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा देन, थीटा। समझ आया? तो इस तरीके से यहां पर हमने एक्चुअली कंसिडरेशन होता है सॉल्विंग के लिए। क्लियर सबको किस तरीके से हमने उसे थीटा एज्यूम किया? चले, तो एग्जाम सॉल्विंग में देख लेते हैं कि हमने कब कब के लिए क्या क्या सिचुएशन हुई। कंडीशन नंबर वन, व्हेन दैट डी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल डी। अगर ये डी बहुत ही कम है तो इसका मतलब मैंने क्या बात की कि अगर ये विड्थ बहुत ही कम है, डी किसके रेस्पेक्ट में, इस कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब हम क्या सिचुएशन कंसिडर कर सकते हैं कि S1P इज इक्वल टू कंसिडर कर सकते हैं P इन M। समझ आया? तो उस केस में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस तो हमें पता है S2P प्लस माइनस S1P है, और S2P को क्या लिख सकते हैं, S2P को लिख सकते हैं S2M प्लस PM माइनस S1P, और ये दोनों को नियरली इक्वल मान के क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो पाथ डिफरेंस मतलब हमें सिर्फ क्या टारगेट करना है, S2M। समझ आया? और S2M को हम क्या लिख सकते हैं, D साइन थीटा। तो पहला क्वेश्चन है, पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि पाथ डिफरेंस क्या आता है, D साइन थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन सॉल्विंग में हम किस तरीके से करेंगे, यहां से क्या, when d is very very less than d, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस को कैसा लिख सकते हैं, d साइन थीटा। समझ में आया पार्ट नंबर वन?
अगर पाथ डिफरेंस में डी बहुत ही ज्यादा है, दिस इज कैपिटल डी, तो हम उसे ये लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। या सर वो S1P को PM कैसे मतलब है? हाँ, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि ये एज अ आर्क ट्रीट करते हैं। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से ये समझिएगा, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक। अब मुझे पता है इस तरीके से नहीं, लेट्स से ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही छोटा है ये विड्थ, और ये बहुत दूर जाना है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी ना इसके रिस्पेक्ट में। हाँ ठीक है, ये बस बताना चाह रहे हैं। तो इनडायरेक्टली इसकी अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालूं, तो इन दोनों को एज अ रेडियस टाइप में ट्रीट कर सकता हूं। समझ आया? हाँ ठीक है, तो रियल में ऐसा कुछ इक्वल नहीं, हमने ऐसा माना है कि उससे अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो दैट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस। हाँ ओके, फिर सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट, इफ पहली कंडीशन क्या थी वहां पर, याद है बोर्ड्स का जब अभी सॉल्व कर रहे थे कि डी बहुत ही छोटा हो। अगर मैं मान लूं कि वाई भी बहुत ही छोटा है, ये वाई, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये tan थीटा भी बहुत कम होगा। अगर वाई कम है तो रियल में थीटा भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब बहुत ही कम। छोटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वाई बहुत है, कम है, देन थीटा विल बी स्मॉल। तो अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। थीटा, और थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो अगर ये सेकंड कंडीशन वेरीफाई होती है तो हम डेल्टा एक्स को और क्या लिख सकते हैं, डी tan थीटा। और याद है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है थीटा के लिए, y, और बेस क्या है, कैपिटल डी। डी। तो देखो वापस हम कहाँ पर आ गए, y पहले वाले में। बाय डी पे आ गए पहली बार। तो वो बोर्ड्स का मेथड था और ये है हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग में। क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं पहली लाइन बोलूंगा, पार्ट डिफरेंस कितना है, डी साइन थीटा, और मुझे पता है कि y की लोकेशन अगर कम है डी के रेस्पेक्ट में, तो फिर मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। समझ आया सबको? क्यों भाई? ओके, तो अब जब मुझे पता चल गया कि दोनों ही तरीके से पार्ट डिफरेंस क्या आने वाला है, वाई डी बाई डी, तो अब हम सॉल्विंग शुरू कर देते हैं कि किस टाइप की फ्रिंज हमें चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोनों मेथड हो गए मैं हमारे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा, और मैक्सिमा का मीनिंग मतलब ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, डेल्टा एक्स किसके जैसा होना चाहिए, एन लेमडा, वेयर एन कैसा होना चाहिए, एन कैन बी 0 1 2 3। समझ आया? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, वाई, डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो इसका मतलब हमें तो लोकेशन पूछता है ना कि बताओ किस नंबर की मैक्सिमम मिलेगी। तो लोकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू ये आ जाएगी एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अच्छा, मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में ये बहुत गलती होती है। क्या गलती होती है बताओ, हम लोग जल्दी जल्दी में ये लिख देते हैं। समझ आया? तो आपको एक लॉजिक मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि y के फॉर्मूले में कौन सा डी ऊपर होता है, बड़ा वाला डी, या फिर ये याद रखो भाई बड़ा है तो ऊपर आएगा। कोई भी सिली सा आप रीजन अपना डिफाइन कर लो, बट ये याद रखो क्योंकि एग्जाम में प्रूव नहीं करते रहेंगे ना, तो ये बिल्कुल याद रखो कि कौन सा डी ऊपर होता है, कैपिटल डी। याद रहेगा?
भाई याद रहेगा, हाँ। आपको भी याद रखना है कि बड़ा वाला डी ऊपर रहेगा y के फॉर्मूले में, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैंने बताया अगर मैं n को 0 रख लूंगा तो क्या होगा, इसका मतलब n 0 मतलब क्या होगा, कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं है, कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है मतलब क्या होगा, दोनों पाथ सेम है। दोनों पाथ तो एक ही केस पे सेम हो सकते हैं, कहाँ पर, सेंटर पे। सेंटर पे। तो दोनों पाथ बिल्कुल सेम होंगे, वो पॉसिबल है सिर्फ सेंटर पे। तो इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है, n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस भी 0 है, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि n डिफाइन करेगा, n इज इक्वल टू 0 क्या बताएगा, सेंट्रल बीच वाला मैक्सिमा। अगर n इज इक्वल टू 1 रख दूंगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोल देंगे फर्स्ट मैक्सिमा। समझ आया सबको। तो अगर मैं बोलूंगा कि फाइंड द लोकेशन ऑफ 10th मैक्सिमा, तो आप y क्या बताओगे, फाइंड द लोकेशन ऑफ 10th मैक्सिमा क्या हो जाएगा y, 9। 9 क्यों होगा, सेंट्रल को काउंट ही नहीं करते ना, फर्स्ट वाले को ही फर्स्ट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 10th मैक्सिमा, मतलब 10 लैम्डा 10 डी बाय। लेमडा डी बाई डी। समझ आया क्या सबको, सेंट्रल को काउंट नहीं किया ना, 1 वाले को 1 बोला है ना, सेंट्रल तो बीच वाला है। समझ आया क्या, हाँ। n इज इक्वल टू 2 मतलब हो जाएगा क्या, सेकंड मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे। मैक्सिमम में किसी को कोई डाउट, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ओके, फॉर मिनिमा देख लेते हैं। फॉर मिनिमा, और मिनिमा का मीनिंग क्या है, डार्क फ्रिंज। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया मैक्सिमा के लिए n लेमडा होना चाहिए, तो मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमा के लिए n बाई 2 लेमडा। काम बनेगा क्या, अगर मैंने n1 रखा ठीक है, लेकिन अगर n2 रख दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ऑड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1 से। इस तरीके से लिखते हैं ऑड को, क्लियर। तो इसका मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं 2n-1 लेमडा बाई 2, डन। तो वेयर n क्या क्या हो सकता है, n 0 रखोगे क्या अब, नहीं, इसमें सेंट्रल मिनिमा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सेंट्रल में तो क्या आता है, सिर्फ मैक्सिमा आता है। तो n 0 से शुरू नहीं होगा, मिनिमा सीधा कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 लाइकवाइज रख सकते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y डी बाई डी इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। अच्छा, इसमें इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फीलिंग है। 2n-1, ये जो लेमडा बाई 2 आपको फील दे रहा है, ये सिर्फ क्या है, ये जो लेमडा बाई 2 हम यहाँ पे फील दे रहे हैं, ये सिर्फ आपको ऑड बताने के लिए है कि कौन से नंबर्स मिलेंगे, ऑड नंबर्स मिलेंगे वहां पर, ठीक। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट मिनिमा कब मिलेगा, क्या सेंट्रल मिनिमा का कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या, नहीं, सीधे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो 2 × 1 - 1 क्या आएगा, लेमडा बाई 2 आएगा ना। तो क्या आएगा ये, n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट मिनिमा। सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रखो 2 × 4, 2 × 2 क्या आएगा, 4, 4 - 1 3। तो यहाँ पर ये नेम तो रहेगा इसका क्या, सेकेंड मिनिमा। यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना होगा, लेमडा बाई 2। यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2। तो चलो अब मैं पूछता हूँ आपसे,
बताओ 10th मिनिमा कहाँ पर होगा? तो एक है कॉमन सेंस, आप लोकेशन वाइज बता दो कि यार पहला कहाँ था λ/2 में, दूसरा कहाँ था 3 λ/2 में, लाइक वाइज, और या फिर सीधा इसी में रख दो। तो क्या आएगा 10th मिनिमा मतलब 19 λ/2। 19 λ/2। किसी को कोई डाउट इसमें बताए? किसी को कोई डाउट इसमें? ओके ठीक है, चले गुड। तो ये दो चीजें समझ में आई क्या? फॉर मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज एंड फॉर मिनिमम ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज आई कैन से। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि इंटेंसिटी एक रेंज तक रहती है। तो मैंने बताया कि यार इस पैटर्न को हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को हम लिमिटेड रखेंगे। कैसे? ये जो हाफ सेक्शन है इसको क्या बोल देंगे, ब्राइट, और ये जो रिमेनिंग हाफ है इसको क्या बोल देंगे, डार्क। समझ आया ब्राइट और डार्क का कॉन्सेप्ट कैसे है? किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, तो इसका मतलब बताओ यार, ये लोकेशन क्या है 0, ये लोकेशन कितनी है λ/2, मिनिमा कहाँ पर मिलता है λ/2 पे, ये लोकेशन कितनी है λ। तो अगर मैं देखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी λ/4, ये कितनी हो जाएगी 3 λ/4। तो एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है? इस तरीके से हम, हाँ, इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हम डार्क और ब्राइटर फ्रिंज को कंसिडर करेंगे। डन। तो ये ब्राइटेस्ट रीजन और डार्केस्ट रीजन के फॉर्मेट में हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन होगी। अच्छा, तो ये बात करते हैं कि ये जो हमने केसेस देखे हैं, ये फ्रिंजेस के, नंबर ऑफ फ्रिंज के, ये कब तक वैलिड है? सोचो अगर मैं आपसे बोलूं क्या 200th नंबर का मैक्सिमा बताओ, बताओ 200th नंबर का मैक्सिमा कहां पर होगा? y इज इक्वल टू 200 लैम्डा d/d। 200 लैम्डा d/d। सही है यार, बट एक चीज लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप 200th नंबर का देखोगे तो y की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी ना काफी। हाँ। और बेटा ये एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्मूला ही हमने किस लिए डिराइव किया है? ये फॉर्मूला किस लिए डिराइव हुआ है, कब आता है ये फॉर्मूला? y is less मतलब y इज वेरी लेसर। तो ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला ऐसे रट तो लोगे आप लोग, 95% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे, लेकिन बेटा एग्जाम में कभी कभी वो क्रिटिकल 5% वाले भी आ जाते हैं। तो ये याद रखना है कि इनको ब्लाइंडली नहीं याद कर लेना है, हमें वैलिडेशन जरूर याद रखना है कि कब ये वैलिड होते हैं। वैलिडेशन ऑफ above फॉर्मूले। क्या कंडीशन नंबर 1 क्या थी? दैट d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। नंबर 2 क्या था? y इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। ठीक, तो लेट से मैं बोल रहा हूं फॉर nth फ्रिंज, फॉर nth फ्रिंज, nth फ्रिंज क्या हो जाएगी n लैम्डा d/d। ये क्या है हमारा y है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, d से बहुत ही कम होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ये मैंने क्या लिखा? मैंने y को nth फ्रिंज के लिए लिख दिया। समझ आया ये चीज सबको? अब यहां से क्या होगा, d कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब क्या दिखेगा कि n लैम्डा मस्ट बी लेस देन d। तो इसका मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि लेट से ये d है कितना, लेट से ये d है 5 mm, ठीक, मैंने बोला वेवलेंथ है लेट से 200 माइक्रोमीटर, ठीक,
और आपने किस नंबर की फ्रिंज चेक कर ली? आपने 100th नंबर की फ्रिंज चेक कर ली। तो बताओ ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 20,000 आएगी। इसका मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 20 mm लिख सकता हूँ। हाँ तो क्या 20 mm इससे कम है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये वेवलेंथ वाली लाइट फ्रिंजेस दिखा ही नहीं पाएगी 100th नंबर की। समझ आया क्या? पैटर्न समझ आया सबको? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके। तो मैं यहाँ पे इस वाले को एज ए एग्जांपल लिख दूं ना, बेटर रहेगा, आपको याद रहेगा। तो ये दिस, और यहाँ पर हम क्या प्रूव कर रहे थे कि दिस इज वेरी लेस देन दिस इज वेरी लेस देन 5 mm एंड दिस इज वेरी लेस देन 5 mm। तो ये गलत है, गलत हो गया। सो इसका मतलब ये हो गया है कि लेमडा इज इक्वल टू 200 माइक्रोमीटर will not give 200th फ्रिंज। समझ आया? सॉरी 100th फ्रिंज। ठीक। अच्छा सोचो अगर मैं n को भी हटा दूं, n को क्या ले लूं फर्स्ट तो अगर लेमडा बहुत कम नहीं है इससे, तो बिल्कुल भी फ्रिंज नहीं बनेगी। समझ आ रहा है? तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि क्या कंडीशन हो जाएगी, क्या रेन लेमडा को किससे कम होना चाहिए? d से कम होना चाहिए। ये सिचुएशन रहेगी। ठीक है। तो ये एग्जांपल वाइज हमने यहाँ पर देख लिया इस चीज को कि इस केस में फ्रिंज पैटर्न नहीं बनेगा। एन लेमडा को क्या होना चाहिए? डी से बहुत कम होना चाहिए। और अगर मुझे कोई सा भी पैटर्न, लेट्स से फर्स्ट नंबर की फ्रिंज भी बनानी है, तो लेमडा को क्या होना चाहिए? डी से काफी छोटा होना चाहिए। क्या 200 माइक्रोमीटर बहुत छोटा है क्या डी से? नहीं। 200 माइक्रोमीटर मतलब 0.2 mm है ना। क्या ये वाली रे इंटरफेरेंस पैटर्न दे पाएगी क्या? नहीं। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर बेस्ट YDSE एक्सपेरिमेंट बेस्ट अगर चाहिए तो लेमडा को क्या होना चाहिए? डी से काफी छोटा होना चाहिए, तभी हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। सो लेमडा मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन डी, और डी खुद किससे छोटा होना चाहिए? कैपिटल डी से। ये हमारा वैलिडेशन है। टू परफॉर्म अ YDSE वी मस्ट हैव दिस कंडीशन कि लेमडा बहुत ही छोटा होना चाहिए। और एक चीज ये देखे रहना कि अगर 500th नंबर का पूछ लिया मिनिमा, तो ये फॉर्मूला चेक कर लेना, अगर ये छोटा नहीं है तो फिर हम इस फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर पाएंगे 500th नंबर का। क्लियर? ओके। तो ये थोड़ा सा वैलिडेशन आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ तक की सिचुएशन हो गई। अब हम कुछ वर्ड्स पे बात कर लेते हैं, कुछ और चीजें लाइक फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ जो मैंने अभी बात की, फ्रिंज विड्थ कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रिंज विड्थ को W से लिखते हैं, कुछ बुक्स में B लिखते हैं। कुछ बुक्स में फ्रिंज विड्थ को क्या लिखा है? B, बट मैं W से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओमेगा बोल सकते हैं। ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ कैसे डिफाइन है देखें। इट इज डिफाइंड एज distance between two consecutive maximas और मिनिमास। ओके। मतलब अगर मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी है W, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार? W मतलब ये है कि अगर मैं लोकेशन किसकी n+1 वाले की ले लूं, y किसकी n+1 माइनस कौन सा माइनस कर दूं? nth वाला, तो किसकी विड्थ आ जाएगी यहाँ पर? फ्रिंज। हाँ। या फिर मैं
ये मैक्स कर देता हूँ n+1 मैक्स, या फिर मिनिमा भी कर दूं, कुछ भी कर दूं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर मैं देखूं तो आंसर पता है क्या आएगा, λd/d। तो ये आपको याद रखना है सबको, बहुत ही बेस्ट है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, सॉरी फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। यूनिट क्या होगा फ्रिंज विड्थ का, λd/d। तीनों क्या है, मीटर मीटर है, 1 मीटर कट होगा, किस में आएगा यूनिट, मीटर। मीटर में। क्यों, क्योंकि क्या है, एक टाइप की है, डिस्टेंस है ना। सो λd/d के फॉर्मेट में रहेगी फ्रिंज विड्थ। क्लियर। तो फ्रिंज विड्थ जो डिफाइन है, मैं फिर से थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले डिफरेंट वैल्यू यूज कर दी। जो फ्रिंज विड्थ डिफाइन है वो पूरी डिफाइन है, मतलब फ्रिंज विड्थ इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, पूरे ब्राइटर सेक्शन को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। मतलब यहां से लेके पूरे से यहां को फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। ब्राइट फ्रिंज का मतलब ये है कि जब तक उसमें पूरा नेट डार्क नहीं आ जाता है तब तक वो पूरी ब्राइट फ्रिंज कंसिडर की जाएगी। तो मुझे पता है कि ये मिनिमा कहाँ पर आएगा, λ/2, और ये कहाँ पर आएगा, 3λ/2। तो इन दोनों के बीच में विड्थ कितनी बची, लेमडा जितनी। समझ आया। तो हाइट मुझे पता है, y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जितनी भी चाहिए λ/d/d। तो फ्रिंज विड्थ समझ आया सबको। फ्रिंज विड्थ में किसी को कोई डाउट। ओके, नेक्स्ट टर्म है। अच्छा, ये सारे पूछे जाते हैं, ये मैं सिर्फ आपको केसेस बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोग को, लेकिन आपको पूरा याद करके आना पड़ेगा, सारे फॉर्मूले सारे केसेस याद करके आना पड़ेगा, तो बेटर आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, और कई बार समझ नहीं आता कि पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। तो ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। देखिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम कुछ बुक्स में थीटा लिख देता है, बट स्टैंडर्ड है बीटा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बीटा से। देखिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का पहले फीलिंग देख लेंगे, तब फिर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, पहले देखिए फ्रिंज विड्थ क्या था। फ्रिंज विड्थ था कि कोई भी लोकेशन पर nth वाला कोई भी है, nth वाला जो मैक्सिमा होगा और n+1 वाला मैक्सिमा होगा, उन दोनों के बीच को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो ये हो गई हमारी क्या, फ्रिंज विड्थ। तो देखिए, ये मैंने फिल कर दी, ये क्या हो गई, फ्रिंज विड्थ। अच्छा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब होता है कि ये फ्रिंज यहां पर सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। समझ आया सबको। एंगुलर फ्रिंज विड्थ समझ आया क्या है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ आया कि एक फ्रिंज इस सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। कोई डाउट किसी को इसमें अब, समझ आया। अच्छा, तो सिचुएशन ये होती है कि इस लेंथ को आप क्या मानोगे, ये लेंथ को निकालना पड़ेगा। बट बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो फ्रिंज की लोकेशन है, ये क्या है, थीटा। तो हम कंसीडर ही करते हैं YDSE में, हम क्या मानते हैं, इन YDSE हम क्या मानते हैं कि y क्या है, इट इज मच मच लेस देन d, और थीटा कैसा है, स्मॉल कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या मानता हूं, ये जो डायगोनल डिस्टेंस है उसे मैं किसके जितना मान लेता हूं, d के जितना ही मान लेते हैं। तो इसका मतलब बीटा क्या आ जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क और रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो एंगल क्या है हमारा, ये बीटा। आर्क क्या है, आर्क ये जो हमारी फ्रिंज विड्थ है, दैट इज W।
ओवर रेडियस की जगह पे ये डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं, क्या यूज कर सकते हैं, ई यूज कर सकते हैं। ये स्लैंट डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, डी। तो इसका मतलब देखो यार, एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो बहुत ही सिंपल दिख गया, क्या आ गया, डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, लेमडा डी बाय डी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या आ गया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ लेमडा बाय डी। तो लेमडा भी मीटर में, डी भी, मतलब मीटर में एमकेएस यूनिट में क्या होंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बीटा का यूनिट क्या आएगा, यूनिट एंगुलर फ्रिंज विड्थ का यूनिट क्या आएगा, रेडियंस। डायमेंशनलेस नहीं होगा, एंगल है, एंगल यूजुअली विदाउट डायमेंशन रहते हैं, तो डायमेंशनलेस तो रहेंगे बट यूनिट क्या रहेगा, रेडियंस, डिग्री में नहीं रहेगा, आई मीन। समझ आया सबको। तो वाईडीएसई में ये बेसिक सी चीजें आपको समझ में आ गई क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है सॉल्विंग में। लेट्स से मैं पूछूं, अगर आपसे पूछूं, बताओ यार 15th नंबर का मैक्सिमा फाइंड करना है, क्या होगा वाई, बताएं। 15 लैम्डा डी बाई डी। अगर मैंने पूछा 13th मिनिमा, बताओ। 23 lambda. डी बाई 25. 2D। 25 लेमडा डी बाई 2D। क्लियर। 25/2, 2n-1/2 ये रहता है। मुझे लगता है बहुत ही सिंपल, समझ में आ गया। अच्छा, किसी को ये याद आ रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आती है, 4I0, हाँ। याद है। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं आपसे कि 2I0, बताओ 2I0 किस पोजीशन पे मिलती है, कितने फे पाथ डिफरेंस पे, बीच में मिलेगी ना, भूल गए क्या, पूरा कल ही तो बनाया था ना। ये कितना होता है, λ/2, हाफ वाला कहाँ पर होता है, लैम्डा। अच्छा। तो अब मैं बोल रहा हूँ फाइंड द लोकेशन ऑफ अ फ्रिंज हैविंग इंटेंसिटी 2I0, ठीक है, इन बिटवीन लेट्स से 13th मिनिमा एंड नेक्स्ट मैक्सिमा। 13th मिनिमा मतलब कहां पर पहुंच गए हम, 25/2 पर, और इसके बाद वाला चाहिए, तो मतलब इसके बाद वाला λ/4 होगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25/2 प्लस 1/4 लेमडा। समझ आया, रैंडम किसी चीज की पोजीशन कैसे बता सकते हैं। तो ये मैं अभी विदाउट एग्जांपल सॉल्व किया आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इवन बुक से स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा सॉल्व करना। ओके, चले अब थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं, किसके, वाईडीएसई के स्पेशल पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और स्पेशली नीट वाले लोग प्लस जेई दोनों के लिए ही स्पेशल हैं ये पॉइंट्स। बट नीट में थ्योरेटिकल ज़्यादा आता है रिलेटिवली, तो इनके चांसेस ज़्यादा होता है कि इन स्पेशल पॉइंट्स में से कुछ चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्पेशल पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1, वाईडीएसई में सबसे पहली बात, क्या एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड हो रहा है या नहीं, क्योंकि एनर्जी I0 और I0 मिलकर मैक्सिमम कितनी मिल जाती है, 4I0। तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड हो रहा है, नहीं. अच्छा। प्रीवियस लेक्चर में बताया था यार, इंटरफेरेंस के टाइम पे लेक्चर में आप लोग ध्यान नहीं देते क्या, क्या समझाया था, I0 मिलके 4I0 कैसे बनता है, यार कोई किसी को याद नहीं है, लेक्चर में कोई सुन नहीं रहे थे क्या,
आई नॉट में 4 आई नॉट क्यों बन जाता है? कहाँ से एनर्जी से एक्स्ट्रा मिल जाती है? एडजेसेंट से वो 2i लिख देता है। हाँ, बगल वाले की एनर्जी 0 कर देता है, उसका वाला 2i भी ले लेता है। ये इंटरफेरेंस की क्वालिटी है। ठीक है, तो स्पेशल पॉइंट्स में अगर लिखें हम, सो इन YDSE the energy conservation still holds. The energy conservation still holds as the constructive interference is taking energy destructive interference. क्लियर है ये सबको? तो ये सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए, याद रखना है, थोड़ा सा लेक्चर्स में चीजें समझा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब सोचो YDSE सेटअप को, एक्सपेरिमेंट को अगर मैं किसी दूसरे मीडियम में कराऊं तब क्या होगा? इफ YDSE is performed in a different medium, बताओ क्या होगा? मतलब इसका मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो था, इस एक्सपेरिमेंट को मैं एकदम डिफरेंट मीडियम पे ले गया। लेट्स से यहाँ पर क्या आ गया? वाटर। बताओ क्या डिफरेंस आएगा? बताएं क्या डिफरेंस आएगा अगर हम इसे एक डिफरेंट मीडियम में ले गए? कौन सी चीज बदल जाएगी? ओके, कौन सी चीज बदलने वाली है? लैम्डा बदल जाएगा। समझ आ रहा है? अगर हमने मीडियम बदल दिया, लेट से वाटर ले लिया है, कुछ भी ले लिया, तो कौन सा चीज बदलने वाला है? लैम्डा। ठीक है, सो लैम्डा विल चेंज, बट खास बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात, क्या? द पैटर्न विल लुक सेम। पैटर्न तो मिलेगा, बिल्कुल सेम दिखेगा, सिमिलर दिखेगा, लेकिन साइज बदल जाएगा। द पैटर्न विल लुक सेम बट द साइज विल चेंज। नॉट सेम नहीं लिखेंगे, सेम वर्ड नहीं, सिमिलर। पैटर्न कैसा दिखेगा? विल लुक सिमिलर बट द साइज विल चेंज। क्लियर? साइज, लोकेशन, वो सारी चीजें चेंज होंगी, दिखेगा उसी तरीके से। कैसा? ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा आपका? ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? पैटर्न देखें, अगर हम लेमडा की बात करें तो लेमडा इन एनी मीडियम क्या होगा? लेट्स से मुझे लेमडा इन एनी मीडियम चाहिए, तो किसी मीडियम में लेमडा क्या होगा? ओरिजिनल का कम होगा या ज्यादा होगा? अगर मैंने एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रख दिया तो हमें पता होना चाहिए v इज इक्वल टू क्या होता है? एक एफ लेमडा करके होता है। हाँ अच्छा, एफ तो सोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, सो इसका मतलब v क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लेमडा। तो अब बताओ किसी अदर मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है वेव की, लाइट की? कम हो जाती। कम हो जाएगी। कैसे निकालते हैं v? वेयर v कैन बी कैलकुलेटेड एज, C/N। यस, वेयर v बिलोंग्स टू c/n। तो इसका मतलब वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? 1/10 टाइम्स। क्लियर? सो देन वेवलेंथ भी कितना हो जाएगी? 1/n टाइम्स।
डन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, वेवलेंथ ओरिजिनल ओवर एन। तो ये याद है, फ्रिंज विड्थ और सारे फार्मूले में लेमडा कहाँ होता है, ऊपर होता है ना। तो इसका मतलब सारी चीजें क्या हो जाने वाली हैं, छोटी हो जाने वाली हैं। समझ आया? हाँ। ओके। तो अगर हम किसी लिक्विड में रख देंगे तो क्या सिचुएशन होंगी, फ्रिंजेस विल श्रिंक। ओके, सो फ्रिंजेस विल श्रिंक। और क्या सिचुएशन हो जाएगी, अगर मैं फ्रिंज विड्थ की बात करूं तो नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी, नया वाला लेमडा आ जाएगा ना। तो लेट्स से ओमेगा डैश की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ओमेगा बाई एन जितनी हो जाएगी ना। कोई डाउट इसमें? अगर मैं एंगुलर की बात करूंगा तो उसमें भी लेमडा रहता है, तो वो भी क्या हो जाएगी, क्लियर। और अगर वाई nth चाहिए तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर n मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, ये n नंबर मत समझ लेना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पॉइंट समझ आया कि लेमडा मीडियम लेमडा का बाई n होगा तो किस तरीके से हम कर लेंगे, क्लियर है। ये n क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पॉइंट समझ में आया सबको, नंबर 2। अच्छा एक चीज और, नंबर ऑफ फ्रिंज कम होंगी क्या, नंबर ऑफ फ्रिंज, नहीं। उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ फ्रिंज कभी भी पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने फ्रिंज विड्थ लिख दिया है, तो यहीं पर मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ फ्रिंज कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फ्रिंज। पूछेगा कि लेट से यहाँ से 2 सेंटीमीटर हाइट तक कितनी फ्रिंज होंगी, तो समझ गया ना क्या करना है। आपको पता है 2 सेंटीमीटर और एक फ्रिंज की विड्थ है लेट से 0.5 सेंटीमीटर, तो कितनी फ्रिंज होंगी यहाँ पर, 4। 4, ठीक है। और तो नंबर ऑफ फ्रिंज मुझे लगता है बेसिक सी मैथ है, इसीलिए लिखने की इतनी जरूरत नहीं थी। जितनी लेंथ में हमें पूछ रहा है अपॉन फ्रिंज विड्थ, क्लियर है, एक फ्रिंज का विड्थ, तो वो नहीं बदलेगा। बताओ, फ्रिंज नंबर ऑफ फ्रिंज बदलेगा क्या, फ्रिंज विड्थ क्या हो नहीं। गई अब, अरे रुके, फ्रिंज विड्थ क्या हो गई है, कम हो गई कम है हो ना। गई। तो अगर मैंने 5 सेंटीमीटर की स्क्रीन ली तो अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा हाँ सा आपको आइडिया रखते जाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगर सोर्स को हम शिफ्ट कर दें, सोर्स को नहीं, लेट्स से कुछ ऑप्टिकल मटेरियल रख देते हैं, अगर अगर हम क्या यूज करते हैं, लेट्स से कोई ऑप्टिकल मटेरियल रख देते हैं तो उसके वजह से क्या होगी, व्हेन सम ऑप्टिकल मटेरियल is introduced in only one slit, किसी एक स्लिट पे ही अगर हमने क्या लगा दिया, कुछ ऑप्टिकल मटेरियल रख दिया, तो बताओ क्या होगा। लेट्स से हमने यहाँ पर क्या रख दिया, वो पहले हमने पूरे में वाटर रखा था, अब हमने सिर्फ यहाँ पर रख दिया है कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का एक मटेरियल रख दिया। तो अब क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन होगी, क्या सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बनेगा, बताएं, क्या सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बनेगा या नहीं, बनेगा क्या। अच्छा बताओ, मटेरियल के अंदर क्या हो जाती है लाइट की स्पीड, कम। ओके, सो कम हो जाए। इनसाइड मटेरियल
इनसाइड मटेरियल v क्या हो जाएगा, स्लो। अच्छा स्लो हो जाएगा तो बताओ उसे ज्यादा टाइम लगेगा या कम। ज्यादा। अच्छा टाइम यूज्ड क्या होगा, विल बी मोर। तो मतलब क्या लगेगा उसे कि ज्यादा टाइम लग गया ना, तो इसका मतलब उसे रियल में फील क्या आएगी कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम कवर कर रहा है या ज्यादा कवर कर रहा है, ज्यादा। 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 ज्यादा टाइम यूज होगा तो इसका मतलब इन रियल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगी, वो क्या होगी, मोर होगी। तो इसका मतलब अगर ऊपर वाले ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है कि दोनों को क्या करनी चाहिए, सेम डिस्टेंस कवर करनी चाहिए। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा देन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा क्या होना चाहिए, S2 को भी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी चाहिए। क्लियर, S2 मस्ट कवर मोर डिस्टेंस। क्लियर, तो इसका मतलब बताओ ऊपर मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा या नीचे, S2 S2 वाला कब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जब सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पहुंचेगा, ऊपर होगा। ऊपर। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगी दैट सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट अपवर्ड। समझ आया क्या सबको, शिफ्ट अपवर्ड मतलब जिस तरफ आप मटेरियल लगाओगे सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, उस तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया या नहीं सबको, क्लियर है, जो भी मटेरियल लगाएंगे उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा अभी टेंशन नहीं लेना, ये मैं एज अ स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं, इनकी अभी मैं सॉल्विंग भी कराऊंगा, अभी मैं सॉल्विंग कराऊंगा कि कितना ऊपर जाएगा। समझ आ रहा है, अभी हम सॉल्व करेंगे कि कितना ऊपर जाएगा, बट अभी के लिए आपको थ्योरी याद होना चाहिए। आप नेक्स्ट टाइम मेरे से ये नहीं पूछोगे, अगर मैंने फार्मूला बताया कि ये फार्मूला है तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर जाएगा या नीचे, किस तरफ जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, वो मीडियम किधर रखा है उसने? मीडियम की तरफ। जिस स्लेट की तरफ मीडियम रखेंगे उस स्लेट की तरफ ही सेंट्रल मैक्सिमा जाएगा। गुड, लेट्स से फोर्थ, अगर सोर्स को शिफ्ट करेंगे क्या होगा, इफ सोर्स इज शिफ्टेड तब क्या होगा, मतलब समझ रहे हो क्या, अगर सोर्स को शिफ्ट करेंगे तो किस तरफ स्लिप होगा सेंट्रल मैक्सिमा। सोचो सोर्स पहले यहां पर था, अभी सोर्स को हमने कहां रख दिया है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। समझ आया क्वेश्चन, सोर्स को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा पहले मिलता था यहां पर, क्यों, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर होती थी। अभी बताओ किसे ज्यादा कवर करनी पड़ जाएगी शिफ्ट ऊपर होने की वजह से सोर्स, नहीं किसने ज्यादा कवर कर ली, S2 ने ना। S2। तो इसका मतलब आगे वाले में S2 को अब कम करनी चाहिए। समझ आया क्या सबको, S2 ने अभी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली इस तरफ इधर, तो इधर पे अब उसे कम करना चाहिए ना। समझ आया सबको, हाँ। तो इसका मतलब अब जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को समझ आएगा यार, क्योंकि नोट्स देख के तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि ये मैंने क्या लिख दिया। मैंने लिखा कि ये वाली ज्यादा थी डिस्टेंसेस से, तो अब ये वाली कम होगी, जिससे क्या करें एट द एंड दोनों चीजें बैलेंस हो जाए। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज एस S2 is greater than SS1, so to maintain so to maintain
SS1P इज इक्वल टू SS2P, क्या सिचुएशन होनी चाहिए? S2P शुड बी लेस देन S1P। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा किस तरफ शिफ्ट होगा? अपोजिट टू द source of shifting. Clear? If source is shifted, central maxima will shift in opposite direction. बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। अच्छा, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लें, सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे कि कितना नीचे जाएगा कितना। बट मैं नेक्स्ट टाइम मतलब फॉर्मूले के बाद आप ये नहीं पूछेंगे कि सर किस तरफ जाएगा, वो स्पेशल केसेस में सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, मैंने बताया था इंटरफेरेंस में हम कैसी लाइट यूज करते हैं? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक। सो इन YDSE monochromatic light is used. Light is used. अच्छा, अगर इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक अगर हम व्हाइट लाइट यूज कर लेंगे तो क्या होगा? इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, देन बताओ क्या सिचुएशन होगी अगर व्हाइट लाइट यूज कर लेंगे तो? बड़ी सिंपल सी बात है यार, व्हाइट लाइट मतलब उसके पास डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है ना। अरे भाई बताए, व्हाइट है तो रेड और वायलेट डिफरेंट रेंज आएगी ना। तो हाँ। रेड का मैक्सिमा अलग होगा, वायलेट का मैक्सिमा अलग होगा, तो इसका मतलब क्या दिखने लगेगा? समझ आया? हाँ। ओके, तो इसका मतलब अगर हमने व्हाइट लाइट यूज की, मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट ऐसे बताता हूँ कि अगर हमने ये सोर्स है, ये स्लिट है, अगर हमने व्हाइट लाइट यूज की तो बताओ क्या सेंट्रल मैक्सिमा को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? वहां पर तो सबका पार्ट डिफरेंस क्या है? 0। तो क्या लेमडा का कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ लेमडा का कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये लिखना है कि सेंट्रल मैक्सिमा विल बी वाइट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वाले पैटर्न कैसे देखेंगे? विबग्योर पैटर्न। क्लियर? तो कैसा रहेगा विबग्योर? नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा मिलता है। डन? तो ये रहेगा ब्लू, वायलेट, इंडिगो जो भी है, येलो, रेड, ठीक है। एट द एंड मैं आपको दो चीजें बोल देता हूँ, क्या? वायलेट रहेगा नीचे, रेड रहेगा ऊपर। समझ आया क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? विबग्योर। क्लियर? नीचे भी वही मिलता है, सेम चीज, सेम चीज नीचे भी मिलेगा, क्या? विबग्योर पैटर्न। कोई डाउट किसी को? So if white light is used, then क्या सिचुएशन होगी? Then central maxima will be white and rest bright fringes will be colorful. Done? किसी को कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ आया सबको? हाँ सर। ओके। अच्छा एक चीज, ये जो कलर देखने को मिलेंगे ये तो ब्राइट फ्रिंज में देखने को मिलेंगे ना। अगर डार्क फ्रिंज की बात करेंगे तो डार्क मतलब यहाँ पर जैसे हमने बात की कि ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट है, ठीक है, ये यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है, ये वाइट जो है। उसके बाद
डार्क फ्रिंज होगा और फिर विबग्योर पैटर्न मिलना स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर से डार्क होगा और फिर विबग्योर पैटर्न मिलना स्टार्ट होगा। क्लियर? ये डार्क फ्रिंज और फिर से विबग्योर पैटर्न, मतलब ओनली द ब्राइट फ्रिंज विल बी इन विबग्योर पैटर्न। ठीक है? ये ब्राइट फ्रिंज है। चलो, ये पॉइंट समझ में आया सबको? नेक्स्ट, सोचो अगर हम टू एक्सट्रीम कलर यूज कर लें। टू एक्सट्रीम कलर मतलब समझ गए? जैसे हमें पता है व्हाइट लाइट पे दो एक्सट्रीम क्या होंगे, वायलेट और रेड। रेड। अगर हम दो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करें बट ये दो कलर के यूज करें, तब क्या होगा? तो सिचुएशन इस तरीके से होती है कि दोनों के इंटरफेरेंस पैटर्न फाइनली कैंसिल आउट होने लग जाते हैं। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। इफ ब्लू का मीनिंग यहां पर समझना है कि सबसे लोवेस्ट, वायलेट की बात हो रही है, वायलेट एंड रेड are used as S1 and S2, then no interference pattern will be there. Okay? सो लाइकवाइज अभी कुछ सिचुएशंस और हैं, एक दो, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। कुछ चीजें एक लास्ट देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट। साइज से रह गया अभी, साइज ऑफ स्लिट का क्या फर्क पड़ेगा? साइज ऑफ स्लिट से क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखना है कि साइज ऑफ स्लिट क्या कंट्रोल करता है? इंटेंसिटी। साइज ऑफ स्लिट कंट्रोल्स the intensity falling on screen, falling on screen। समझ में आया? तो अगर ये होगा कि both slit are of same size, when both slits are of same size, तो दोनों से क्या निकलती है? सेम इंटेंसिटी। S1 से क्या निकलेगी? I नॉट, और S2 से भी क्या निकलेगी? I नॉट। तो इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? 4I नॉट। और मिनिमम कितनी मिलेगी? 0। क्लियर? समझ आया सबको? ये इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा कि अगर कभी व्हेन साइज ऑफ वन स्लिट इज इंक्रीज्ड, तो क्या प्रॉब्लम होगी बताओ? अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा दूं, लेट से मैं इसे कर देता हूं 1.1i, बताओ मिनिमम क्या हो जाएगी? अरे सिंपल है, मिनिमम 0 होगी क्या? नहीं होगा यार। कितनी होगी मिनिमम? 0.1। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? आप लोग फील करो प्रॉब्लम क्या होगा। सोचो, एक प्लेस था जहां पे आपको यहाँ पे लाइट दिख रही है एकदम, यहां पर एकदम 0 दिख रहा है और फिर लाइट दिख रही है। तो आपको कोई भी चीज पता है ब्राइटर कब दिखती है? जब यहाँ पर डार्क है। अब यहाँ पर डार्क रहेगा क्या? नहीं, यहाँ पे भी थोड़ी सी क्या रहेगी? ब्राइटनेस रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो पैटर्न है जो आपको दिखने वाला था, क्या एकदम ऐसा वाइट, फिर डार्क और फिर वाइट, तो आपको पैटर्न दिख क्यों रहा था? अच्छा, क्यों? क्योंकि यहां पर बीच में क्या था? डार्क था। सोचो वहां पर डार्क नहीं रहेगा तो आपको पैटर्न कैसा दिखने लगेगा?
अगर वहां पे भी लाइट आ जाए अच्छा दिखेगा क्या? नहीं। नहीं दिखेगा। तो अगर आपने किसी भी स्लिट का साइज चेंज किया और उसकी प्रॉब्लम की वजह से वो दोनों इक्वल नहीं हुए, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पर? जो आपका ये है पैटर्न है वो क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। समझ आया? द पैटर्न, द इंटरफेरेंस पैटर्न it will start to fade. Start to fade. क्लियर? और अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे, अगर ये जो फेडिंग सिनेरियो है ये एक्सपेरिमेंटली डील किया जा सकता है थोड़े रेंज तक। अब अगर आप इसे 2i कर दोगे तो नहीं डील कर सकते, लेकिन अगर ये स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है तो इसे मैनेज कर सकते हैं। एंड it can be regained, it can be regained by increasing the separation between the slits. Between the slits, और सेपरेशन मतलब क्या? स्मॉल डी। स्मॉल डी को थोड़ा सा बढ़ा के स्लिट्स के बीच के सेपरेशन को बढ़ा के वापस से उसे रीगेन कर सकते हैं, बट याद रखना है अप टू सर्टेन लिमिट ओनली, अप टू सर्टेन स्मॉलर लिमिट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर ओपनिंग हो जाएगी, मतलब 1 से 2i आ रहा है और 1 से i आ रहा है, तब कुछ नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में थोड़ी सी हम कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट पॉइंट है, कैलकुलेशन देख लेते हैं। विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज पैटर्न, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज पैटर्न देखिए कैसे डिफाइन है। विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंज पैटर्न इज डिफाइंड एज, तो विजिबिलिटी देखते हैं, ये है I max minus I min ओवर I max प्लस I min। मतलब सोचो अगर I minimum क्या हो जाए? 0, तो विजिबिलिटी क्या आ जाएगी? 1। तो सिचुएशन देखे, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या है? I0 है, मतलब दोनों क्या है? सेम। तो देन I max क्या हो जाएगा? और I0 तो है I min 0, तो विजिबिलिटी कितनी होगी? 1। अब चेंज कर देते हैं, इफ I1 इज नॉट इक्वल टू I2, ठीक है, लेट से I1 इज ग्रेटर देन I2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर I1 I2 से ज्यादा है तो I max तो ठीक है, मैक्स तो ऐसा ही कुछ आएगा, मिनिमम 0 होगा क्या? नहीं, मिनिमम विल बी ग्रेटर देन 0, मिनिमम विल बी ग्रेटर देन 0। तो अगर ये 0 से ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज हो जाएगी ना, और डिनोमिनेटर क्या होगा? अरे न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो विजिबिलिटी इसका मतलब क्या हो जाएगी? कम। समझ आया? न्यूमरेटर क्या होगा? डिक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो विजिबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। क्लियर? समझ आया? तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ समझाया कि अगर कोई भी स्लिट का साइज चेंज किया तो क्या होगा? वो पैटर्न फेड हो जाएगा। फेड मतलब समझ आया? उसका विजिबिलिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि ब्राइट वाली तो ब्राइट दिख रही है, बट डार्क वाली डार्क है क्या?
ये समझे? इसका मतलब क्या है कि ब्राइट फ्रिंज तो ठीक है, लेकिन डार्क फ्रिंज क्या होगी, वो उसकी डार्कनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब इसका मतलब ये है, एज आई मिनिमम इज नॉट जीरो while I minimum increases, इसका मतलब क्या है कि डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो डार्क फ्रिंज की डार्कनेस क्या हो गई है, कम हो गई है। सो डार्कनेस ऑफ डार्क फ्रिंज डिक्रीजेज, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं, ये हमने काफी सारे पॉइंट्स देख लिए हैं वाईडीएससी के। अभी आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं वाईडीएससी के, वो सारे हम एग्जाम्पल वाइज सॉल्व करते जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे सारी चीजें, सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर, या बाय बाय एवरीवन देन, बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय एवरीवन।